प्यार तो मैं तुम्हें से ही करती हूँ। दामिनी! पति की दौलत पर ऐश करने वाली बेवफा औरत, मेरी दौलत ने तुझे बांध रखा था ना? जा, जा, मैंने तुझे आजाद किया। दोबारा मेरे घर में लौटकर मत आना। दफा हो जा मेरी जिंदगी से। गेट आउट। और तुम्हारा नाम क्या है? जी, शक्ति सागर। शक्ति सागर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। खैरियत चाहते हो तो कल शाम ठीक 5 बजे मेरे घर पर आ जाना। दामिनी, इतनी रात गए तुम अकेले? दयाशंकर कहाँ है? माँ, तुम तो जानती हो तुम्हारे दामाद का नेचर, I mean, मेरे हस्बैंड का नेचर। मैं तुम्हारा नेचर भी अच्छी तरह जानती हूँ। क्या बात है? कुछ भी नहीं माँ, बस आज रात में यहीं रुकने वाली हूँ। यानी तुम फिर अपने पति से झगड़ा करके आई हो? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? कहीं तुम्हारे झगड़े की वजह वो शक्ति तो नहीं? माँ, तुम भी ना बेसिर पैर की बातें सोचने लगती हो। हेलो। हेलो, दयाशंकर। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। क्या बात है? दामिनी से क्या बात हो गई? कोई बात नहीं है माँ जी। कुछ तो है बेटा, वरना इस समय दामिनी को तुम्हारे पास होना चाहिए था। माँ जी, आपसे क्या छुपाना, मियाँ बीवी में नोकझोंक होती रहती है हर घर में। वो तो ठीक है, लेकिन क्या बात है बताओ ना। माँ जी, कोई खास बात नहीं है। कोई बात है भी तो उसका फैसला कल शाम तक हो जाएगा। हेलो, हेलो, दयाशंकर। May I come in, sir? आओ। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पहले आप अंदर तो आइए। Sit down. जी शुक्रिया। Would you like a drink? जी शुक्रिया, मैं नशा नहीं करता। You're right. जिसे मोहब्बत का नशा हो उसे दूसरा नशा चढ़ भी नहीं सकता। ये घोड़ा ये 2.5 घर छलांग मारकर सीधा दुश्मन के खेमे में पहुंच जाता है। जी, आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है? ये जानने के लिए तुम में ऐसी क्या खासियत है जो मेरी बीवी मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहती है। करते क्या हो? जी, मेरी एक फोटो फ्रेम की दुकान है।
फोटो फ्रेम की दुकान। जी मैं फोटोज को फ्रेम में मढ़ने का काम करता हूं। स्ट्रेंज, फोटो को आप फ्रेम में मढ़ते हैं? मेरी बीवी को अपने दिल में मढ़ लिया। एक्सीलेंट, एक ही स्ट्राइक में क्वीन चली गई। क्यों, कैसा लगा मेरा निशाना? जी सर, बहुत अच्छा। लेकिन तुमसे कम। तुमने तो मेरी क्वीन को ही निशाना बना दिया। वैसे इससे पहले आप करते क्या थे? जी वो 3 महीने पहले मेरा एक होटल था जो बंद हो गया। क्यों? वो सर क्योंकि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। धोखा दे दिया? Isn't it strange? धोखा देने वाला खुद धोखा खा गया। वाह ऊपर वाले, तेरे खेल निराले। वैसे कमा कितना लेते हो? गुजारा हो जाता है। जिसने किया गुजारा वो जिंदगी से हारा। मोहब्बत की बाजी तो जीत गए, लेकिन जिंदगी की बाजी? एक काम करो, मेरी बीवी को भगाकर ले जाओ। क्या सोच रहे हो? तुम्हें अपना दोस्त मानकर मैं अपनी बीवी तुम्हें भगाने के लिए कह रहा हूं। मेरा नाम दयाशंकर है। दया करना मेरा धर्म है, और इस वक्त मुझे तुम पर दया आ रही है। मुझे किसी की दया की कोई जरूरत नहीं। Oh, don't be stupid. अड़ियल घोड़े की तरह जिद मत करो। तुम्हें मेरी बीवी से जितनी मोहब्बत है, मुझे उससे उतनी ही नफरत। यूं शक की नजर से मत देखो, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा और मुझे दामिनी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा। दयाशंकर जी, पहले मुझे कुछ बन जाने तो दो। मेरे पास कुछ नहीं है। उसका इंतजाम हम कर देंगे। हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। बीवी से छुटकारा पाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना प्रॉपर्टी में वो हिस्सेदार मेरी रहेगी। तुम्हारे साथ ताल्लुक बनाकर सोसाइटी में मेरी काफी बदनामी होगी। उसे तुम्हें सौंपकर मैं हमेशा के लिए आजाद होना चाहता हूं। मगर दयाशंकर जी, उससे पहले मैं कुछ पैसे कमा लूं, अमीर बन जाऊं, तभी वो मेरे साथ आएगी। देखो, तुमने तमाम बिजनेसेस किए, हर बिजनेस में नाकामयाब रहे। अब तो तुम सिर्फ मोहब्बत 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 कर सकते हो। तुम मोहब्बत करते रहो और मैं तुम्हें अमीर बनाता रहूंगा। तो आप मुझे भीख दे रहे हैं? भीख मैं किसी को देता नहीं। यूं समझ लो, मैं घर पर नहीं। एक चोर आया, मेरे बेडरूम में गया, मेरी तिजोरी तोड़ी, उसमें से 3 करोड़ के जेवरात निकालकर भाग गया। वो चोरी तुम करोगे। हाँ, तुम जेवरात बेचकर करोड़ों के मालिक बन जाओगे, करोड़ों के। मेरी बीवी तुम्हारी हो जाएगी और तुम अपनी बाकी की जिंदगी ठाठ से गुजारोगे। वाह दयाशंकर जी, क्या प्लान है आपका? मैं आपके घर में घुसूंगा, आपकी तिजोरी तोड़ूंगा और उसके बाद 3 करोड़ के हीरे जवाहरात को लेकर मैं भाग जाऊंगा। फिर उसके बाद आप पुलिस को फोन करेंगे और पुलिस मुझे पकड़ के अंदर बंद कर देगी। और सारी जिंदगी सलाखों के पीछे मैं ठाठ से जिंदगी गुजारूंगा। वाह, क्या प्लान है आपका दयाशंकर जी। क्या आपने मुझे बेवकूफ समझा है?
तुम वाकई बेवकूफ हो। अगर मेरी बीवी से मुझे छुटकारा मिल जाए तो 3 करोड़ की रकम मेरे लिए कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। यह भी तो हो सकता है कि मैं हीरे बेचते समय पकड़ा जाऊं। I think you've understood me now. मैं तुम्हें एक ऐसे जौहरी के पास भेजूंगा जो सिर्फ चोरी का माल ही खरीदता है। Yes, sit down. 3 करोड़ के जेवरात के बदले वो तुम्हें 1.5-2 करोड़ तो दे ही देगा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे सारे जेवरात इंश्योर्ड हैं। देर सवेर इंश्योरेंस कंपनी इसका पैसा मुझे दे ही देगी। Six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. डरो नहीं, यही एक रास्ता है। वैसे सीढ़ी बड़े काम की चीज होती है। यह है सीढ़ी, इस पर चढ़ जाओ। ऊपर पहुंचोगे, लेफ्ट टर्न करना, वहां मेरा बेडरूम मिलेगा जहां तुम्हारी जिंदगी हसीन बनाने का सारा सामान है। ये लो, ये लो। ये क्या? ये डायनामाइट है और ये उसका रिमोट। ऊपर पहुंचकर मेरे बेडरूम में एक तिजोरी है, उस पर ये डायनामाइट लगा देना। उसके बाद इस लाल बटन को दबा देना, हल्का सा धमाका होगा और तिजोरी खुल जाएगी। चढ़ो, चढ़ो सीढ़ी। देखो, तुम्हारे लिए अब 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम तिजोरी तोड़ दो या फिर अपनी दामनी का दिल। मैं कोशिश करूंगा। चढ़ो। मैं नहीं चढ़ सकता। अरे कमाल है, तुम्हारा नाम शक्ति है। मुझे तो तुम में कोई शक्ति नजर नहीं आ रही। मुझे तो तुम बेहद कमजोर लग रहे हो। ये कमजोर होने का वक्त नहीं है। चढ़ो, कम ऑन, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, I'll try। चढ़ो। मैं कोशिश करता हूं। देखा तुमने, मैं तुम्हारा कहां कहां तक साथ दे रहा हूं। ओह माय गॉड, अंदर से बेडरूम की खिड़की तो बंद है। कोई बात नहीं, खिड़की का कांच तोड़ दो। क्या? कांच तोड़ दूं? लेकिन आवाज आएगी। यहां कोई किसी की चीख नहीं सुन सकता, तो कांच टूटने की आवाज कैसे सुनाई देगी? ठीक है।
दयाशंकर जी, दयाशंकर जी, कहाँ हैं आप? क्या करूं? जस्ट अ मिनट। कमीने, तू क्या समझता है मैं बेवकूफ हूं जो तुझे इस तरह अपनी मेहनत की कमाई ले जाने दूंगा? आपने मुझसे कहा था, वरना मैं तो अपनी बीवी के साथ प्यार करने के लिए मैंने कहा था। बोल, भागने का प्लान मैंने बनाया था। बोल, मुझे नाबर्द समझा तूने कि अपनी दामनी को तेरे दामन में डाल दूंगा? प्लीज लड़के को मुझे जाने दो। शट अप। अब तू देख मैं क्या करता हूं। मैं पुलिस को फोन करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि यहां एक आदमी का कत्ल हो गया है, तेरा कत्ल। उनके यहाँ आने के बाद मैंने बताऊंगा कि मेरी गैर मौजूदगी में तू मेरे घर में घुसा, तिजोरी तोड़ी, उसमें से जेवरात हासिल किए, और जैसे तुम भाग रहे थे ऊपर से मैं आ गया। हम दोनों में हाथापाई हुई। मैंने पिस्तौल निकाली और मैंने गोली चला दी। ऐसे। मगर तुमने अपने आप को बचा लिया। उसके बाद मैंने दूसरी गोली चलाई और फिर मैंने तीसरी गोली तुम्हारे माथे पर चलाई। क्या बात है बेटी? 3 दिन हो गए माँ, शक्ति की कोई खबर नहीं है। अच्छा हुआ। ऐसा क्यों कहती हो माँ? क्यों ना कहूं बेटी, तुम्हारी जिंदगी में उसने जहर घोल दिया है। एक मां होने के नाते मैं तुझे भी यही समझाऊंगी, अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता। इसी में मेरी भी खुशी है। माँ, मुझे डर लग रहा है, कहीं शक्ति को कुछ हो तो नहीं गया? 3 दिन से ना उसने मुझे मिलने की कोशिश की है, ना ही उसका कोई फोन है। मुझे लगता है मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। दयाशंकर जी, 13 दिसंबर की रात को, यानी 3 दिन पहले, आपसे एक शक्ति सागर नाम का आदमी मिलने आया था। उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आया। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो आया भी था और चला भी गया। कहां? उसने बताया नहीं, मैंने पूछा नहीं। वो आपसे क्यों मिलने आया था दयाशंकर जी? बिजनेस के लिए राय लेने। आपने ये फोटो फ्रेम्स का धंधा कब से शुरू कर दिया? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे सॉफ्टवेयर के बिजनेसेस हैं, फाइनेंसिंग, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। ये छोटे मोटे आलतू फालतू काम मैं नहीं किया करता। तो फिर ये आलतू फालतू काम करने वाला, जिसका आपके बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, आपसे क्या राय लेने आया था? दयाशंकर जी, ये तमाम
गेम्स यहाँ पर हैं, ये आप खेलते हैं क्या? अकेले खेलता हूं, मेरा शौक है। एनी प्रॉब्लम विद दैट? नॉट एट ऑल, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती? दरअसल मैं तो फोन के धब्बे यहाँ कैसे आए, इसका कोई जवाब दे सकते हैं आप दयाशंकर जी? जी मुझे पता नहीं। हाँ, अकेले गेम्स खेलने का शौक रखते हैं, किसी की जान से खेलने का भी शौक रखते हैं क्या आप? मेरा मतलब है आपका मतलब है मैंने उसे मार डाला? मतलब का मतलब आप बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। श्रीवास्तव, गाड़ी इस तरफ ले आओ, इस तरफ। या इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जान सकता हूं ये सब क्या हो रहा है? जस्ट ए मोमेंट दयाशंकर जी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में दखल अंदाजी, यू नो व्हाट आई मीन, सो जस्ट रिलैक्स। श्रीवास्तव, वो देखो सामने उभरी हुई जमीन दिख रही, उसे खुदवाओ इमीडिएटली। राइट सर। सर ये जहां तो खुद गई, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। दयाशंकर जी, 13 दिसंबर की रात को एक्चुअली क्या हुआ होगा मैं आपको बताता हूं। शक्ति सागर को आपने अपने घर बुलाया होगा, उसके साथ आपकी हाथापाई हुई, हाथापाई में आपने शक्ति सागर का खून कर दिया। खून करने के बाद आपने यहां उसकी लाश को दफन कर दिया। मौका पाते ही आपने उस लाश को यहां से उठा के
दरिया में फेंक दिया। दरिया में? जी हाँ, दरिया में। और आपकी सूचना के खातिर हम आपको बता दें कि शक्ति सागर की लाश हमें दरिया से बरामद हो चुकी है। और जो ब्लड सैंपल्स यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, अगर ये ब्लड सैंपल शक्ति सागर के ब्लड के साथ मैच कर गए तो फिर मुझसे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अब बराए मेहरबानी आगे की कहानी आप हमें खुद बता दें, वरना अगर मैं 3rd डिग्री पे उतर आया तो दयाशंकर जी, मैं आप पे दया बिल्कुल नहीं करूंगा। सो कम ऑन, स्पीक अप। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूं। शक्ति सागर का कत्ल मैंने नहीं किया। जब मुझे पता चला कि शक्ति सागर और मेरी बीवी में नाजायज संबंध हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उसे बदला लेना चाहता था। कोई ऐसा प्लान बनाना चाहता था जिससे मैं उसे बुरी तरह से डरा दूं और वो हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। इंस्पेक्टर साहब, प्लान के मुताबिक मैंने उसे अपने घर पर बुलाया, अपनी तिजोरी से 3 करोड़ के जेवर चोरी करने के लिए कहा। लालच में आकर जब उसने चोरी की और वो भाग रहा था, मैंने उसे और ज्यादा डराने के लिए हवा में 2 बार गोली चलाई। तीसरी गोली और तीसरी गोली मैंने तेरे माथे पे चलाई। इंस्पेक्टर साहब, पिस्तौल में तीसरी गोली थी ही नहीं। मैंने उसे इतना डरा दिया था कि डर के मारे वो बेहोश हो गया। ए जूलियट के रोमियो, मिस्टर इडियट, चल जा। देख, मैंने तेरी जिंदगी भीख में दे दी है क्योंकि मुझे तुझ पे दया आ गई। वैसे मैं भीख किसी को देता नहीं। एक बात कान खोल के सुन ले, दोबारा किसी की बीवी पर बुरी नजर मत डालना, वरना उसका हस्बैंड तुझ पर दया नहीं करेगा। चल जा। गेट आउट, गेट आउट। अरे सुन, मैं बाहर जा रहा हूं। जब मैं वापस लौटूं तो तू मुझे यहां दिखना नहीं चाहिए। अगर तू मुझे यहां दिख गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझ गया ना? इंस्पेक्टर साहब, जब मैं बाहर से लौटा तो मेरे गार्डन के बैक साइड से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। शक्ति सागर? इंस्पेक्टर साहब, उसकी लाश मैंने कब्र से निकाली, अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखी और फिर उसे दरिया में बहा दी। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहता था। लेकिन जब मैंने उसकी लाश देखी तो मैं खुद इतना घबरा गया कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। बिलीव मी,
मैं सच कह रहा हूं। चलिए दयाशंकर जी, आपकी कहानी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती है आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। दयाशंकर जी, आपकी बीवी इस वक्त कहाँ होगी? जी वो अपनी माँ के घर पर है। दामिनी जी, आपसे बेतहाशा मोहब्बत करने वाला आपका आशिक शक्ति सागर, किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका खून कर दिया है। What? इन्होंने ही किया होगा शक्ति का खून। आंख में कांटे की तरह चुभता था वो। शादी मैंने आपसे की है, लेकिन प्यार तो मैंने शक्ति से ही किया था। तो क्या गुनाह किया था? प्यार करना जुर्म नहीं, लेकिन एक पति से बेवफाई करना गुनाह है। और खास तौर से उस पति के साथ जो आपके साथ बिल्कुल लॉयल हो और डेडिकेटेड हो। और गलती आप भी कर रही थी और एक गलती उसने की जिसकी सजा भगवान ने उसको दे दी। बेटी, मैं पहले ही कहती थी उसे भूल जा। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आपने भी बिल्कुल बजा फरमाया माँ जी। एक अच्छे संस्कार वाला इंसान ही ऐसी बातें कर सकता है। माँ जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपने एक हाथ में ये इतनी कम चूड़ियां पहन रखी हैं और दूसरे हाथ में इतनी ज्यादा। ये बेटा, घर का काम जो करना पड़ता है, काम करते करते टूट गई होंगी। काम करते करते या किसी का खून करते करते या उसकी लाश दफन करते करते? बेटे, बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? माँ जी, ये आप ही की चूड़ियां हैं माँ जी। मेरी जीप की हेडलाइट की रोशनी में
वो कब्र जिसमें आपने वो लाश दफन कर रखी थी, उसके आसपास ये चूड़ियों के टुकड़े बरामद हुए हैं। और इन चूड़ियों के टुकड़ों ने मेरे इस केस पर एक ऐसी रोशनी डाली जिससे कि ये केस मेरे सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया। माँ जी, मैं आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मुझे बड़ी ईमानदारी से ये बताएंगे कि आपने शक्ति सागर का खून क्यों किया। प्लीज। दरअसल वो मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोलने लगा था। उस दिन दयाशंकर ने फोन पर मुझे बताया कि कल फैसला हो जाएगा। मुझे लगा कि मेरा दामाद बहुत गुस्से में है। मैं उसे शांत करने के इरादे से उसके घर पहुंची। तब मैंने देखा, अगर तू मुझे यहाँ दिखाई दे गया तो मैं तुझे दुनिया देखने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझ गया ना? आया मुझे डराने वाला, मुझसे चोरी करवाने वाला। एक बार, सिर्फ एक बार तेरी बीवी मेरे हाथ में आने दे। उसे भगाकर मैं तुझसे डिवोर्स करवाऊंगा, शादी करूंगा मैं उससे। वरना मेरा नाम शक्ति नहीं, शक्ति है मेरा नाम। शादी करूंगा मैं उससे। मेरा नाम शक्ति नहीं। मैं उसी रात मौका पाकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहां पहुंची। लेकिन लाश वहां नहीं थी। दुनिया का कोई भी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता दामिनी जी कि एक पति के जिंदा रहते एक पत्नी किसी और इंसान के साथ इश्क लड़ाए, उसके साथ बेवफाई करे। हमारे समाज में इसकी गुंजाइश है ही नहीं।
ये दुनिया का सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। आई एम सॉरी। यू बेटर बी। और सत्यवती जी, आप अभी अभी मैंने कहा कि एक अच्छे संस्कार वाला इंसान ही ऐसी बातें कर सकता है। कितना गलत था। आपकी बेटी ने गलती की, लेकिन आपकी बेटी को सुधारने के बजाय, उसे समझाने के बजाय आपने उससे बड़ी गलती कर डाली, किसी का खून करके। जुर्म छुपाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है दयाशंकर जी। जो आपको यह पता चला कि आपके बागीचे में एक लाश दफन है, पुलिस को इत्तला करने के बजाय आपने ये एविडेंस मिटाना चाहा, उसे छुपाना चाहा। कानूनन ये भी एक जुर्म है। एंड नाउ दयाशंकर जी, आपको जुर्म छुपाने और सबूत मिटाने के जुर्म में, और सत्यवती जी आपको शक्ति सागर के कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। शतरंज के खेल का बादशाह है वो। नाम? विशाल सक्सेना। पूरे 5 लाख रुपए हैं इसमें। काम हो जाना चाहिए। ये गया तुम्हारा बादशाह। चेक और मीट। यहाँ की जीत पर इतना भी खुश मत हो विशाल की वहां की हार तुम्हारे लिए मातम बन जाए। हाय डैड। हाय। कौन था यह लड़का? डैडी, वो विशाल सक्सेना। विशाल सक्सेना, लास्ट ईयर का नेशनल शतरंज चैंपियन। और मुकेश सक्सेना का बेटा जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। जी, आप जानते हैं उसे? बहुत अच्छी तरह। ये विशाल से तुम्हारी सिर्फ दोस्ती है या? मैं प्यार करती हूँ उससे। और विशाल? वो भी। तुमसे शादी करेगा? वही तो हम चाहते हैं। तुम्हारे और उसके चाहने से कुछ नहीं होता। उसने अपने चाचा रंजीत सक्सेना से बात की है? इसमें बात क्या करना है? बिजनेस के तौर तरीके मुझे सीखना नहीं है किसी से। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। लेकिन अंकल, प्रॉपर्टी बेचने का सवाल था, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। मैंने सोचा तुम शतरंज की कंपटीशन में बहुत बिजी हो, तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। वैसे तुम्हारी तैयारियां कैसे चल रही हैं? जोरदार अंकल। किसी भी कीमत पर मुझे इस इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप में सिलेक्ट होना ही है। श्रीकांत अपनी दौलत के जोर पर इस चैंपियनशिप में जरूर सिलेक्ट होने की कोशिश करेगा। अगर श्रीकांत के पास दौलत है, दौलत तुम्हारे पास भी कोई कम नहीं है। पर खुरदार, आज की सबसे बड़ी सच्चाई दौलत है। अगर श्रीकांत अपनी तरफ से जोर लगाना चाहता है तो लगाने दो, हम भी देख लेंगे। वैसे अंकल, आज की हार से बहुत बुरी तरह तिल मिला उठा है श्रीकांत। उसकी इस हार का और तुम्हारी इस जीत का कोई महत्व नहीं। महत्व उस जीत का होगा जो तुम्हें वर्ल्ड कंपटीशन में भेज सके। ये चेक और मेट
यार ये कैसे हो सकता है यार, देखने दे एक सेकंड। नहीं यहाँ पे नहीं रह सकता, यहाँ पे नहीं रह सकता। अरे हाँ यार, बस क्या ये तो गेम खत्म हो चुकी है विशाल बाबू। यार तो वाकई चिकन मेट है। हाँ क्या बात है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो बैठो। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? अब अच्छी है। विशाल, कल शाम मैं दिल्ली जा रहा हूँ, 2 दिन बाद लौट आऊंगा। वैसे भी तुम्हारा कंपटीशन तो 3 दिन बाद ही है ना? अंकल मैं सिलेक्शन मिस नहीं करना चाहता। आप दिल्ली जा रहे हैं तो मुझे जो कुछ करना था मैंने सब कर दिया है, आगे भी कुछ करना है। लेकिन जैसे मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, दौलत में बहुत ताकत है। और अब भी कहता हूँ, सिलेक्शन यकीनन तुम्हारा ही होगा। थैंक्स अंकल, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम। मुझसे जो हो सकता है मैं करूँगा, बाकी तुम्हारा टैलेंट। ओके अंकल। ओके, ऑल द बेस्ट। कैरी ऑन, कैरी ऑन। चल और गेम हो जाए। हाँ लेकिन मुझे जाना है यार। कहाँ जा रहा है? घर जाऊंगा और क्या। चल यार तुझे छोड़ देता हूँ, आजा। तू कहाँ जा रहा है? आनंद आज क्या है? आज बुधवार है और क्या। आज किसकी बारी है? मधु। विशाल, डैडी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने तो कह दिया, मैं और तुम शादी करना चाहते हैं। शादी? मधु ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, प्यार की मंजिल तो शादी ही होती है ना विशाल। मधु तुम क्या समझ बैठी हो? देखो साथ में घूमना फिरना डिस्को जाने का मतलब प्यार नहीं होता। ये शादी के सपने देखना बंद करो, तुम सिर्फ मेरी एक दोस्त हो। हाँ इसका मतलब जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि हर रोज तुम्हारी एक नई दोस्त होती है, वो सही था? हाँ भाई, हम तो ऐसे ही है। देखो मधु, तुम सिर्फ मेरी एक दोस्त हो, वो नहीं जो मेरी बीवी बनेगी, समझ गई? विशाल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों भाई, तुम्हें कौन से हीरे जड़े हैं? हाँ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। लगता है दौलत के नशे ने विशाल का दिमाग खराब कर दिया है। मैंने उससे उसकी दौलत के लिए तो प्यार नहीं किया था डैडी। वो कह रहा था तुम वो नहीं हो जो मेरी पत्नी बनोगी। मुझे वही देखना है कि वह कौन है जो उसकी पत्नी बनेगी। अहंकार में इंसान अक्सर अपनी ही बर्बादी की बुनियाद तैयार कर लेता है। मैं कल ही उसके चाचा रणजीत सक्सेना से मिलकर बात कर लूंगा। मुझे लगता है आप किसी धोखे में हैं, जिसे आप प्यार समझ बैठे हैं। वो आजकल के बच्चों के लिए एक खेल है, साथ में घूमना फिरना, नाचना गाना, साथ में रहना, वगैरह वगैरह। अगर ये सच्चा प्यार होता तो विशाल खुद आकर मुझे बताता। मैं आपके पास ये समझ कर आया था कि बच्चे अगर गलतियां करें तो बड़े उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसकी गलतियों को शह देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता। और आपकी बातों से मुझे लगता है ये विशाल के लिए एक जाल है, जिसे लेकर आप मेरे पास आए हैं। ये आप क्यों कर रहे हैं मैं नहीं जानता। अब आप जा सकते हैं। चाहता हूं, लेकिन आपके विशाल को यह शौक जहां से भी लगा है वो बहुत बुरा शौक है। उसे समझा देना कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती है और हर लड़की खिलौना नहीं होती है। कभी कभी ऐसा शौक बहुत महंगा पड़ जाता है। आप जा सकते हैं। आप भी याद रखना मिस्टर रणजीत सक्सेना कि औरत की आह आदमी को तबाह कर देती है। ये रखो, छुट्टा रख लो, रख लो।
अरे सुनो, किसी को अंदर मत आने देना। हाँ? लेकिन माँ तुमने दवाई खाई या नहीं? माँ तुम दवाई में पहले दवाई खाओ। नहीं नहीं, अभी फोन रखने के बाद पहला काम करो, दवाई खाओ। मैं आ रहा हूं, अभी मैं यहाँ विशाल के घर पे हूँ, आ जाऊंगा आधे घंटे तक आता हूँ। हाँ ओके। आनंद, 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 क्या हुआ? तू इतना घबरा रहा क्यों? बोलना क्या हुआ? आनंद, किसी ने मेरा एक्सीडेंट करके मुझे मारने की कोशिश की। What? ये कब हुआ? अभी अंकल को एयरपोर्ट छोड़ के आ रहा था ना, तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, टायर पंक्चर हो गया था, टायर चेंज कर रहा था, तभी हादसा हुआ। Oh my God, तो बहुत खतरनाक बात हुई विशाल। हमें फौरन पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। पुलिस क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? क्या मतलब? तुझे प्रोटेक्शन देगी और क्या करेगी? और जरा सोच विशाल, जो लोग सरेआम तुझ पर हमला कर सकते हैं, अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि तू यहां अकेला रहता है, तो वो यहां आकर भी तुझ पर हमला कर सकते हैं। लेकिन आनंद, लेकिन कुछ नहीं विशाल, तुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए बस। या इंस्पेक्टर भारत हियर। इंस्पेक्टर साहब, अभी भी मुझे मेरा एक्सीडेंट करके मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। कौन बोल रहा है? कहां से बोल रहे हो तुम? मैं चेस चैंपियन विशाल बोल रहा हूँ। मैं जेवीपीटी स्कीम 10th क्रॉस रोड सक्सेना हाउस में रहता हूँ। मिस्टर विशाल सक्सेना, यू फोन पर FIR दर्ज नहीं होती, तुम यहाँ पर आओ, यहाँ बैठ के बात करो, रिपोर्ट करो। देख, मैंने तेरा काम कर दिया। अब FIR दर्ज करने के लिए मैं तेरी जगह पुलिस तो जा नहीं सकता ना, लेकिन वो तो तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि साइन तो तुझे ही करना है ना। देख, मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि माँ ने अभी तक दवाई नहीं खाई होगी। मेरे बिना वो दवाई खाती नहीं है। तू जाकर रिपोर्ट लिखवा के आ, मैं माँ को दवाई खिला के आता हूँ। ओके? कमाल है मिस्टर विशाल, ना तो आप एक्सीडेंट की कोशिश करने वाले का हुलिया जानते हैं और ना ही आपने उसकी कार का नंबर देखा है, और आपको किसी के ऊपर शक भी नहीं है। अब आप ये बताइए कि हम किस बुनियाद पर अपनी छानबीन करें? सर मैं क्या बता सकता हूँ? ठीक है मिस्टर विशाल, हमने आपकी FIR दर्ज कर ली है। प्लीज आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। विशाल, ये एक्सीडेंट तुझे जान से मारने के लिए नहीं, बल्कि तुझे घायल करने के लिए किया जा रहा था, ताकि तू इस कंपटीशन में भाग ही ना ले सके। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और अगर ये कोशिश श्रीकांत की है ना, तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर वो याद रखेगा। देख। हेलो। हेलो आनंद, विशाल को फोन देना, मैं मधु बोल रही हूँ। मधु का फोन है तेरे लिए? बोल दे घर पर नहीं हूँ। मधु वो घर पर नहीं है। कोई मैसेज अगर है तो बताना, मैं दे दूंगा। मैं जानती हूँ कि विशाल वही है। कुछ लोग समझते हैं कि आंखें बंद कर लेने से सारी दुनिया में अंधेरा हो जाता है। विशाल भी शायद उन्हीं में से एक है। मतलब? उससे कहना कि वो मेरी ओर से आंखें बंद करने की कोशिश ना करे। अगर वो फोन पर बात करना नहीं चाहता तो मैं खुद उसके पास आकर जवाब ले लूंगी। यार ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। आज दिन में उसका बाप मेरा अंकल से मिलने आ गया था। कौन है? कौन है? कौन है? तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं विशाल। एक बार बच गया, दोबारा नहीं बचेगा। मौत किस रूप में आएगी तू सोच भी नहीं सकता। तू जल्द ही मरेगा। विशाल, ये आवाज कैसी आई थी?
आनंद, आनंद ये देख, जिन लोगों ने एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी ना, मारने की धमकी दी है। विशाल, अब तो तुझे पुलिस प्रोटेक्शन ले ही लेनी चाहिए। पहले एक्सीडेंट करवा के तुझे जान से मारने की कोशिश की गई, और अब ये धमकी भरा खत। अगर उन्होंने फिर से तुझे जान से मारने की कोशिश की तो? गया तो था पुलिस के पास, क्या कर लिया पुलिस ने? आनंद, अब तो यही मेरे लिए काफी है। लेकिन 2 दिन के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेने में क्या हर्ज है? रिलैक्स आनंद, ये है ना मेरे पास। नहीं, तुझे पुलिस प्रोटेक्शन लेनी ही पड़ेगी। देख, अगर तू नहीं जागा ना मारने के लिए तो मैं जाऊंगा, और अगर उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए इनकार किया तो मैं रहूंगा तेरे साथ यहां। आनंद, आनंद सुन, आनंद। देखिए, हम उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं, मगर उसके लिए मिस्टर विशाल को खुद ही आना चाहिए था। देखिए इंस्पेक्टर, उस धमकी भरे खत के बाद वो बहुत परेशान हो गया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, उसकी जान को खतरा हो सकता है। सर, ये मिस्टर विशाल के दोस्त हैं। हेलो, आई एम आनंद। और ये चाहते हैं कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। मिस्टर आनंद, हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिए देते हैं। आप जरा बाहर बैठिए, वो नाइट ड्यूटी के कांस्टेबल से भी आए नहीं हैं। वो आते हैं तो हम उनको आपके साथ भेज देते हैं। एनीवे, थैंक यू। श्रीवास्तव, वो दिल्ली से चिट्ठी आने वाली थी, उसका क्या हुआ? सर, वो टेबल पर ही रखी हुई है। या इंस्पेक्टर भारत हियर। विशाल बोल रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है। यहाँ बंगले में कोई आया हुआ है। मुझे आप कौन? विशाल, हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन। विशाल, और कोई रास्ता अंदर जाने का? सर, पीछे की और एक खिड़की है। श्रीवास्तव, यस सर। कोशिश करो। ओके सर। विशाल, दरवाजा खोलो। विशाल, डरने की कोई बात नहीं है। इंस्पेक्टर भारत मेरे साथ हैं। Sir, he's murdered. विशाल, Excuse me, please. सर, ऐसा लगता है कि ये फोन कर रहा था और उसी वक्त इसको गोली मारी गई है।
इसे कानून की नजरों से भी देखो श्रीवास्तव, तुम्हें कुछ और नजर आएगा। कानून? कानून तो अंधा होता है। कानून अंधा नहीं होता मिस्टर आनंद, बल्कि उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। और जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हो, कोई जरूरी नहीं कि वो अंधा हो। और कानून की आंखों में पट्टी इसलिए बंधी होती है क्योंकि वो नहीं देखना चाहता जो अपराधी उसे दिखाना चाहता है, बल्कि अपनी दिव्य दृष्टि से वो वहां तक देखता है जहां अपराध पैदा होता है, पलता है और बड़ा होता है। श्रीवास्तव, दरअसल इसे मारने के बाद उस पोजीशन पे लिटाया गया है, क्योंकि अगर गोली उस पोजीशन पे मारी होती तो गोली यहां नहीं आती। श्रीवास्तव, यस सर। इस बुलेट के सीरीज नंबर से पता लगाओ कि ये किसके लिए जारी की गई थी। ओके सर। रीडायल करके पता लगाओ कि ये नंबर पुलिस स्टेशन का ही है या कहीं और का है। ओके सर। मैं जरा वॉचमैन से मिलके आता हूँ। राइट सर। क्या नाम है तुम्हारा? राम सिंह। राम सिंह, तुमने गोली की आवाज सुनी और पुलिस स्टेशन में फोन नहीं किया, इत्तला नहीं की तुमने? साहब, मैंने फायर की आवाज नहीं सुनी। मेरे दोस्त लोग कुछ मुल्क से आए हुए थे, उनको छोड़ने के लिए मेन गेट तक मैं गया हुआ था साहब। अच्छा राम सिंह, हमारे आने से ठीक पहले तुम कहाँ थे? साहब, 9 से 9:30 बजे तक विशाल साहब एक क्राइम सीरियल देखते हैं, और वो सीरियल मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आज 9 से 9:30 के बीच में तुम उस सीरियल देख रहे थे? जी हाँ साहब। उस सीरियल तुम कहाँ से देखते हो? पीछे वाली खिड़की से खड़े होकर। विशाल साहब भी जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी सीरियल देखने के लिए मना नहीं किया। मिस्टर आनंद, विशाल की किसी से कोई खास दुश्मनी थी? मेरा मतलब ऐसी दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं थी कि बात कत्ल तक पहुंच जाए। हाँ, कंपटीशन को लेके श्रीकांत के साथ कुछ झगड़ा तो जरूर हुआ था। ये श्रीकांत कौन है? उसका कलीग। आप यहाँ से कितने बजे गए थे और उस वक्त विशाल क्या कर रहा था? उस वक्त करीब 9:15 बज रहे थे। विशाल उस धमकी वाले खत को लेके बहुत परेशान था। इसलिए जब मैं यहाँ से निकला तो मैंने वॉचमैन को खास तौर पे कहा कि किसी अनजान आदमी को अंदर मत आने देना। सर, रिडायल करने पर वो नंबर पुलिस स्टेशन का ही निकला। ठीक है श्रीवास्तव, फिलहाल तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सर, उस बुलेट के बारे में हमने पता लगा लिया है। वो मिस्टर रंजीत सक्सेना के नाम पर जारी किया गया। What? मिस्टर रंजीत सक्सेना के नाम पर। लेकिन वो तो दिल्ली में। श्रीवास्तव, मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ तो ऐसा है जो हमारे सामने है, हम देखकर भी देख नहीं पा रहे, इसलिए ये मामला बिल्कुल पेचीदा होता चला जा रहा है। दरवाजा बंद था, कातिल अंदर गया कैसे? और 9 और 9:30 के बीच में वॉचमैन उस खिड़की पे खड़ा था। यू आर राइट सर, लेकिन श्रीवास्तव, पता लगाओ कि रंजीत सक्सेना दिल्ली से वापस कब आ रहा है।
आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, मैं आपका दुख समझता हूं, लेकिन क्या किया जाए। आप तो ये कर सकते हैं कि कातिल को जल्द से जल्द पकड़ें और ताकि कातिल को उसकी किए की सजा मिल जाए। हाँ, लेकिन कातिल का कुछ पता चला? जी पता तो नहीं चला, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये बताइए मिस्टर सक्सेना कि आपकी रिवॉल्वर कहाँ है? वो तो मैं विशाल के पास ही छोड़ कर गया था। हाँ, मैंने उसी के पास देखा था, क्योंकि जब उसे धमकी मिली थी तब उसने मेरे सामने चेक किया था। आप दिल्ली कब गए थे? 2 दिन पहले। वहां से आपकी विशाल के साथ फोन पर कोई बातचीत हुई थी? जी नहीं, कल रात 9 और 9:30 के बीच में मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन हर बार टेलीफोन एंगेज ही मिला। कितने बजे कहा आपने? 9 साढ़े 9। कातिल को ये पता चल गया था कि विशाल घर पर अकेला है और उसके पास रिवॉल्वर है। 9 और 9:30 के बीच में फोन एंगेज क्यों था? वैसे मिस्टर सक्सेना, आपकी नजर में विशाल का कोई दुश्मन था? वैसे दुश्मनी तो किसी के साथ में नहीं थी उसकी, लेकिन सुरेंद्र मेहता जरूर उसका दुश्मन बन गया था। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी मधु विशाल से प्यार करती थी, लेकिन विशाल ने मधु से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। सुरेंद्र मेहता। विशाल जैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। लेकिन कातिल का हश्र होना अभी बाकी है। जी हाँ, इंस्पेक्टर भारत, आप लोगों की बातों से ऐसा जान पड़ता है कि आप लोगों को विशाल से काफी नफरत थी। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल मैं आप लोगों से ये पूछने आया हूं कि कल रात 9:30 बजे आप दोनों कहाँ थे? ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पुलिस को यह शक है कि विशाल का कातिल वही हो सकता है जो उसके बहुत करीब था। आप दोनों तो विशाल के बहुत करीब थे ना? आप कहना क्या चाहते हैं कि कत्ल हम दोनों में से किसी ने किया है? हो सकता है। ये नहीं हो सकता है इंस्पेक्टर। कल रात हम दोनों रेसकोर्स क्लब की पार्टी में थे। आप चाहे तो अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। कितने बजे पहुंचे थे आप पार्टी में? यही कोई 9 साढ़े 9 के करीब। अच्छा, आप ये बताइए कि आप तो विशाल की बहुत करीब थी, विशाल पे हमला कौन कर सकता है? उसकी दुश्मनी सिर्फ श्रीकांत के साथ थी, बाकी तो। श्रीकांत? मैं क्यों खून करूंगा उसका? वो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था मिस्टर श्रीकांत, ये मत भूलिए। उसके जीते जी आपके चांसेस बिल्कुल ब्लीक थे, इसलिए हो सकता है आपने उसको अपने रास्ते से हटा दिया। यू नो व्हाट आई मीन? क्या प्रूफ है आपके पास? अगर मेरे पास प्रूफ होता ना मिस्टर श्रीकांत, तो मेरी हथकड़ियां होती हैं और आपके हाथ होते। बहरहाल आप ये बताइए कि कल रात आप कहाँ थे? कल रात मैं 8 बजे से 12 बजे तक नाइट लवर डिस्कोथेक में था। अब मैं वहां था या नहीं, ये पता लगाना आपका काम है। लगा लूंगा। फिलहाल आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता, आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। That's an order. मैं कल सुबह की फ्लाइट से चेस कंपटीशन के लिए पूना जा रहा हूं। अब मुझे हर हाल में जाना ही है। अगर उससे पहले आप कातिल को अरेस्ट कर सकते हैं तो ठीक है। आपके ये तेवर आपको बहुत महंगे पड़ सकते हैं मिस्टर श्रीकांत। फिलहाल मैं चलता हूं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर विशाल की मौत रात 8 बजे और 10 बजे के बीच में हुई है। मुझे पता है श्रीवास्तव। 9:30 बजे जब विशाल का टेलीफोन आया, उसकी मौत उसी वक्त हुई। हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उसके एलिबाई बहुत मजबूत हैं,
मुझे पता है श्रीवास्तव, लेकिन श्रीवास्तव मैं ये रंजीत सक्सेना को फिर से एक बार चेक करना चाहूंगा। ओके सर। मिस्टर रंजीत सक्सेना है? बाहर गए हुए हैं साहब। अच्छा ये बताओ कि तुम विशाल साहब को आखिरी बार कब मिले थे? साहब टैक्सी से उतर के वो गए, बाद में मैंने नहीं देखा। अच्छा याद करने की कोशिश करो, कोई अजीब सी घटना घटी हो, कोई ऐसी बात जो तुम्हें खटकी हो। हाँ साहब, एक बात अजीब सी लगी थी कि क्लाइमैक्स से पहले ही टीवी ऑफ हो गया था। इसमें अजीब क्या है? वो विशाल साहब ने टीवी ऑफ कर दिया होगा। नहीं साहब, रिमोट सामने ही पड़ा हुआ था, विशाल साहब ने उठाया भी नहीं और टीवी ऑफ हो गया। अच्छा, तो बगल में वो टेलीफोन भी तो पड़ा था, उन्होंने उठा के टेलीफोन नहीं किया? नहीं साहब, मैं 5 मिनट तक वहां खड़ा था, लेकिन तब तक तो मैंने फोन उठाते हुए नहीं देखा। अच्छा, जहां से तुम अक्सर टेलीविजन देखते हो वो जगह बता सकते हो मुझे? हाँ साहब। सर ये टीवी तो खुद ब खुद नहीं श्रीवास्तव, इस टीवी में टाइमर सेट है और उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। अब चूंकि इसमें टाइमर सेट है तो वो खुद ब खुद 9 बजे ऑन हुआ था और अपने आप ही 9:30 बजे ऑफ हो गया था। अब देखना आज भी ऐसे ही होगा। तुम यहां बैठ के इसकी टाइमिंग चेक करो, मैं दूसरे कमरे चेक करता हूं, शायद कोई सुराग मिल जाए। ओके सर। सर सर टीवी अपने आप ऑफ हो गया। उस दिन भी ऐसे ही हुआ होगा श्रीवास्तव। जी। दरअसल श्रीवास्तव, कातिल ने हमें गुमराह करने की कोशिश की है, इसलिए उसने ये साबित करने की कोशिश की कि खून 9:30 बजे के बाद हुआ है। उसने 9:30 बजे पुलिस स्टेशन फोन किया विशाल की आवाज में। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है सर? इस समय मैं घर पर नहीं हूं। अगर आप अपना नाम और नंबर छोड़ दें तो मैं लौटते ही आपसे संपर्क करूंगा। धन्यवाद। एक मिनट श्रीवास्तव। एक्सक्यूज मी ऑपरेटर, मैं
इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट। आप फोन नंबर 9822278644 इसका पिछले 3 दिनों का रिकॉर्ड चाहिए मुझे। अभी देख के बताइए कंप्यूटर में नाउ। थैंक यू ऑपरेटर, थैंक यू। क्या हुआ सर? लगता है हम लोग कातिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं श्रीवास्तव। ये रहा चेक और मेट। एक वो विशाल था जो बादशाह था, मुझे चेक और मेट दिया करता था, और अब तू बादशाह बन गया है। बन नहीं गया, मैं पहले से ही शतरंज का बादशाह हूं। एनीवे, मुझे कल्याण से पुणे के लिए ट्रेन पकड़नी है, मैं चलता हूं। तू अभी नहीं जाएगा आनंद। क्यों? पहले खेल मेरे साथ, मैं हराऊंगा तुझे। तू क्या मुझे हराएगा? अगर मेरे पास वक्त होता ना तो मैं तुझे एक बार और हराता, बट यू आर वेरी लकी, मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब एक चैंपियनशिप तू जीतेगा? ऑफ कोर्स। इस चैंपियनशिप में तुम भी शामिल हो, ये जानकर ही मुझे हैरानी होगी। लेकिन अब तुम चैंपियनशिप के लिए पूना नहीं, कहीं और जाओगे। एक मिनट, रिवॉल्वर चलाने से पहले गोलियां तो चेक कर लो। गोलियां यहां हैं। अब सिर्फ मैं कंपटीशन में जाऊंगा। कल सुबह लोगों को तुम्हारी लाश यहां मिलेगी, और इस बार भी किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। 11:20 को पूना जाने वाली ट्रेन वीटी से निकल चुकी है, और इस समय 11:25 हो रहे हैं। मैं वही ट्रेन 12:15 बजे कल्याण से पकड़ लूंगा। नहीं नहीं आनंद, नहीं आनंद। यस, नो। द गेम इज ओवर श्रीकांत। चेक एंड मेट। इनफ, बस। मिस्टर आनंद, कानून की आंखों में धूल झोंकने की तुम्हारी कोशिश नाकाम हो गई है। Put the gun down. Good move. Come on, get up. हिलना मत। याद है तुम्हें मैंने कहा था मिस्टर आनंद कि कानून की आंखों पे पट्टी बंधी होती है। याद है तुम्हें? विशाल का मर्डर करने के बाद तुमने क्या सोचा कि मैं बड़ी आसानी से कानून की आंखों में धूल झोंक दूंगा? क्यों? ओह माय गॉड, इसका मतलब विशाल को कंपटीशन में जाने से रोकने के लिए इसी ने उसे मारा है? एग्जैक्टली, अब तुम्हारी बारी थी। माय गॉड। और अब तुम्हारी बारी थी। मैं सही कह रहा हूं ना मिस्टर आनंद? आनंद, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो और जवाब दो कि मैं सही कह रहा हूं ना। मैं तुमसे मुखातिब हूं आनंद, जवाब दो मुझे। कम ऑन, स्पीक अप। हाँ, ये सच है। हाँ, ये सच है। क्योंकि ये लोग अपने टैलेंट के बल पे नहीं, अपने पैसों के बल पे ये गेम जीतना चाहते थे। जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं भी इस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किया गया हूं तो मैं खुशी के मारे पागल हो रहा था। 8 साल की लंबी कोशिश के बाद मुझे सेलेक्ट किया गया था। ये खुशी विशाल के साथ बांटने के लिए मैं बहुत बेचैन था, इसलिए मैंने विशाल के घर फोन किया। मैं चेस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो गया हूं यार। लेकिन मेरे सिलेक्शन के लिए मेरे अंकल ने 5 लाख रुपए दिए हैं। भाई सब पैसों का एक खेल है,
आनंद, तेरी दाल नहीं गलने वाली। विशाल की बातों से मेरे अंदर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। सिर्फ पैसों के बल पर वो घर बैठे बैठे उस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो चुका था। क्या मतलब था मेरी इस खुशी का? क्या नतीजा निकलने वाला था मेरी 8 साल की मेहनत का? हिसाब में चलते हुए मैंने विशाल की कत्ल का प्लान बनाया और वो एक्सीडेंट की कोशिश भी मेरे ही उस प्लान का एक हिस्सा थी। और वो एक्सीडेंट की खबर देने के लिए तुमने मुझे विशाल के नाम से टेलीफोन किया। इंस्पेक्टर साहब, अभी भी मुझे मेरा एक्सीडेंट करके मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। कौन बोल रहा है? कहां से बोल रहे हो तुम? मैं चेस चैंपियन विशाल बोल रहा हूं। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि दोबारा विशाल की तरफ से आपको फोन करके इस गलतफहमी में डाल दूं कि विशाल 9:30 बजे तक भी जिंदा था। और यही आवाज जब मैंने आंसरिंग मशीन पे सुनी तो मुझे यकीन हो गया कि कातिल तुम ही हो और तुम्हारा अगला शिकार श्रीकांत है, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटर्स की वो लिस्ट देख ली थी। और उसके बाद तुमने विशाल को डराना धमकाना शुरू किया, उसे मेंटली डिस्टर्ब करने की। हाँ, और वो धमकी से भरा खत भी मैंने ही अंदर फेंका था ताकि मैं पुलिस प्रोटेक्शन के बहाने उस घर से बाहर निकल सकूं। फिर कुछ ही देर के बाद मैं खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। कौन है? कौन है वहां? आनंद, तू? हाँ, मैं। क्या बात है, घर नहीं गया तू? चल अच्छा हुआ आनंद, तू आ गया। वैसे भी घर में अकेले अकेले दिल घबरा रहा था। क्या? कमाल का प्लान बनाया था तुमने मिस्टर आनंद, लेकिन विशाल के बंगले की खिड़की के बाहर उस पेड़ ने तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दिया, जिसके आजकल पत्ते झड़ रहे हैं, वो छोटे छोटे पीले पत्ते। मेरा दूसरा सुराग बना वो सेल फोन का रिकॉर्ड, जहां से पता चला कि 9:30 बजे तुम्हारे सेल फोन से किसी ने पुलिस स्टेशन फोन किया। विशाल बोल रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है, यहाँ बंगले में कोई आया हुआ है, मुझे आप कौन? हेलो? नहीं नहीं। 9:30 बजे तुम तो मेरे पास बैठे थे, तो तुम्हारे मोबाइल से किसने फोन किया? तब मेरा माथा खनका कि हो न हो विशाल के नाम से तुम्ही ने उस फोन से फोन किया। मैं तुम्हें विशाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। श्रीवास्तव, पकड़ो इसे। बेटा, आते वक्त मेरी दवाई लेते आना। मेरी तबीयत फिर बिगड़ रही है, दवाई भी नहीं है। स्लिप तो लेके गया था ना तू? श्रीवास्तव, इस
पर्ची में जो दवाइयां लिखी हैं आनंद की मां के घर पहुंचा देना।